अच्छा, ये भी हमने डिसाइड कर लिया कि कोई एक ज़िम्मेदार नहीं है, काफ़ी सारे ज़िम्मेदार हैं। ये भी हमने डिसाइड कर लिया कि सिर्फ एक्सटर्नल ज़िम्मेदार नहीं बल्कि इंटरनल भी ज़िम्मेदार हैं। ये भी हमने डिसाइड कर लिया कि इसका हल ये है। लेकिन सवाल ये है कि ये हल कौन करेगा और कब करेगा, तो इसका जवाब भी बहुत आसान और बहुत सादा है। ये बातें हमने मान ली हैं कि अमेरिका, यूरोप, जो मुल्क जिन्होंने कार्बन बहुत ज़्यादा पैदा की, जो बहुत ज़्यादा सनती मुल्क हैं, जिन्होंने ओजोन की लेयर में सुराख किया, जिन्होंने कुरायर्स को बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जो क्लाइमेट चेंज की रिस्पॉन्सिबल्स हैं, उन सब की वजह से पाकिस्तान में ये क्लाउड बर्स्ट और ये फ्लैश फ्लडिंग और ग्लेशियर मेल्टिंग और ये सारे मसाइल हो रहे हैं। ये बात भी हमने मान ली कि हमारे अपने लोगों ने, चाहे वो जर्नैल हों, चाहे वो सियासतदान हों, वो जो भी हों, उन्होंने, चाहे वो उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, उन्होंने दरियाओं के अंदर होटल बनाए, हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई। वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, वो तमाम अफसरान जिन्होंने जाली हाउसिंग सोसाइटियों को, यानी गलत जगह पर हाउसिंग सोसाइटियों को अप्रूवल दिया, वो तमाम सियासतदान जिन्होंने ऐसा करने पर उन्हें मजबूर किया, वो तमाम जर्नैल जिन्होंने ये गलत काम किए और करवाए, ये सब लोग ज़िम्मेदार हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बाहर भी। ये भी हमने फ़िक्स कर लिया कि इंडिया भी रिस्पॉन्सिबल है कि उसने इकट्ठा पानी छोड़ा। वो थोड़ा थोड़ा करके छोड़ सकता था, पहले एक दरिया, फिर दूसरे, फिर तीसरे में छोड़ सकता था, और हर दरिया में थोड़ा थोड़ा करके छोड़ सकता था ताकि एक ही दफ़ा ज़्यादा ना आता। ये सारे रिस्पॉन्सिबल हमने फ़िक्स कर लिए। ये भी हमें पता है कि हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन पावर नहीं है, लिहाजा कोई मसला हल करने पर तैयार नहीं होगा। कोई सियासतदान अपने होटल, अपने रिजॉर्ट्स, कोई बिल्डर अपनी फ्लैट्स, अपनी हाई राइज बिल्डिंग्स, अपनी कमर्शियल मार्केट्स, अपनी हाउसिंग सोसाइटियाँ, ये सब के सब लोग ये नहीं करेंगे। ये तजावज़ात जो दरियाओं के अंदर इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक, कराची से लेकर सवात तक बनाए हुए हैं, या और ऊपर गिलगित तक बनाए हुए हैं, ये सब भी आसानी से ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ना ही सनती ममालिक आसानी से ये जो कार्बन पैदा कर रहे हैं और ये जो मज़ीद वो कुरायर्स को गर्म कर रहे हैं, वो भी ये नहीं छोड़ेंगे। ये भी हमें पता है कि इंडिया भी बाज नहीं आएगा, वो भी अभी जारियत वक्फे वक्फे से जब जब उसका दिल करेगा वो करता रहेगा। ये मसाइल हल तलब नहीं है। तो फिर इसका कोई सलूशन है? ज़ाहिर है एक ही छोटा मोटा सलूशन है, वैसे तो बहुत बड़ा सलूशन है। दो सलूशन है। एक ये कि हम बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बना लें जो पानी को स्टोर कर सकें। अब वो वाला डैम नहीं हमें चाहिए जैसे मंगला या तरबेला या कालाबाग की बात होती है, या अब हम ऊपर वो दियामिर भाषा डैम बना रहे हैं, दासू डैम की बात करते हैं कि जो बिजली भी पैदा करें। ये वाली की बात नहीं हो रही। इस वक्त सोलर मौजूद है, इस वक्त और ज़माना बदल गया है। अब हमारे पास पहले ही बिजली सरप्लस पड़ी है, तो अभी हम बिजली के पीछे ना भागें, हम डैम वाली साइड पे भी ना जाएं। हम सिर्फ ऐसी झीलें बना लें, ऐसे पानी को रिज़र्व करने के, प्रिजर्व करने के, यानी दरिया के साथ, रावी के साथ, चनाब के साथ, सतलुज के साथ, सिंध के साथ, ये हज़ारों मील लंबे दरिया हैं। पाकिस्तान के अंदर एक एक दरिया हज़ार किलोमीटर से भी ज़ायद सफ़र तय करता है और फिर आखिर में जाके ये सिंध में मिलते हैं। तो हम ऊपर से लेके नीचे तक इनके साथ साथ पानी के स्टोरेज के ज़ख़ीरे बना सकते हैं। 10-11 ज़ख़ीरे हम मसलन, जैसे छोटी सी झील होती है, आप समझ लें कि बहुत बड़ा सा कुआं या बहुत बड़ा सा ट्यूबवेल जैसे होता है, जैसे बहुत बड़ी सी टंकी होती है, इस तरह से हम पानी को साथ दरियाओं के प्रिजर्व करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं जहां पानी प्रिजर्व हो जाए। फिर वो ज़मीन में जाएगा, वहाँ पर जाकर ज़मीन में हमारा स्ट्रेटजिक एसेट बन के चला जाए। या जैसे पाकिस्तान के शहर हैं, मसलन कोयटा जैसे शहर, जिनमें अब ज़मीन के नीचे पानी ख़त्म हो गया है, तो वो एक और बड़ा मसला हुआ है। तो अगर हम तरक्की याफ्ता मुल्क होते तो हम कुछ ऐसा कर लेते कि अपने इन इलाकों के जो ड्रॉट फेस कर रहे हैं, हम, ठीक है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में भी अब हम खुश्क साली फेस करते हैं बाकी साल के 11 महीने जब ये सैलाब नहीं होते, लेकिन कोयटा और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो लकोदक है, हम इस तरह से दरियाओं के साथ साथ कुछ ऐसे छोटे मोटे स्ट्रक्चर बनाकर उनके अंदर पानी प्रिजर्व करके और फिर वहाँ से नहरें निकाल कर ऐसे इलाकों की तरफ मोड़ सकते हैं जो बिल्कुल खुश्क साली का शिकार है, जो 12 महीने खुश्क साली का शिकार है। ज़ाहिर है ये, और ये महंगे काम नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये डैम बनाने की तरह 10 साल लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इन कामों पे ये काम जल्दी हो सकते हैं। जिस तरह FWO को ठेके देकर आप हाउसिंग सोसाइटियाँ बनवाते हैं और NHA को ठेके देकर आप रातों रात सड़कें बनवाते हैं,
और अपनी हाउसिंग सोसाइटियाँ और ज़मीनों पर कब्जे करते हैं बुलडोज़र भेज के, उसी तरह अगर आपकी विल हो तो ये काम बहुत जल्दी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, लेकिन ये क्यों नहीं होंगे और कब होंगे, इसका जवाब देती हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अब आपको अच्छी लगे या बुरी लगे और हमें लगे कि वो एक चला हुआ यानी कि एक एक्सपायर्ड सियासतदान है, जो भी है वो अब फुस हो चुकी हैं, छोड़ दें उन बातों को। आप देखें वो क्या कह रही हैं। वो बताती हैं कि अल्लाह गरीक़ रहमत करे, उनको अपने जवार रहमत में जगह दे उनके भाई को, कि वो उनका हादसा हो गया और वो जामर ना हो सके मोटरवे के या हाईवे के किनारे कहीं आते जाते हुए। तो वो जब उनको एम्बुलेंस वहाँ पे कोई मौजूद नहीं थी और ज़ाहिर है उन्हें गाड़ी में लाया नहीं जा सकता था, हाल बुरा था, उनका सर फट गया था, हेड इंजरी हुई थी और बड़ी दूर थी हॉस्पिटल जहाँ उन्हें लाना था, और उसके लिए कोई आसान ज़रिया नहीं था। यानी अगर एम्बुलेंस होती और 2-1 घंटे में तेज़ रफ्तारी के साथ घंटे में उन्हें किसी बड़े शहर में किसी बड़े हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा सकता तो उनकी जान बच जाती, वो ना बच सके। फिरदौस आशिक साहिबा उस वक़्त जब ये हादसा हुआ और उनके भाई अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे वो दुनिया से रुखसत हुए, तो वो वज़ीर हुआ करती थी। परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने की बात है, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब होते थे, उनके सामने ये मसला आया। तो फिरदौस आशिक ने बताया कि अगर वहाँ पे कोई एम्बुलेंस सर्विस होती जो करीब वहाँ पहुँच सकती, क्योंकि उस ज़माने में सिर्फ ईदी की एम्बुलेंसें होती थी पाकिस्तान में जो हर जगह पहुँच जाया करती थी। ये 1122 नहीं होती थी। छिपा साहब का भी सिस्टम इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ कराची तक महदूद था और बहुत छोटा सा था। तो ये सब नहीं था और सिर्फ ईदी साहब को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे, उन्हीं का सिर्फ पूरे मुल्क में सिस्टम था। लेकिन उनकी एम्बुलेंसेस छोटी थी और वो हेड इंजरी वाले सर को वाले मरीज़ को सीधा लिटा कर और ख़ास तरीके से लाना होता है, वो इस काबिल नहीं थी। और ज़ाहिर है वो भी बहुत दूर थी और वो भी सड़क के किनारे लकोदक वीरानों में उस तरह नहीं थी, उनको भी आने जाने में घंटा लग जाना था। तो वो फिरदौस आशिक साहिबा के भाई जामर ना हो सके। परवेज़ इलाही साहब के सामने ये मसला आया तो तय पाया कि मुल्क में वाकई एक एमरजेंसी सर्विस होनी चाहिए जो मरीज़ों को दूर दराज इलाकों से बड़े हॉस्पिटल्स की तरफ मूव कर सके। चुनाचे यूँ 1122 का क्या अमल में आया। यहाँ सैलाबों में इस बात का जिक्र करने का मतलब क्या है, बात बहुत सादा है। जब तक गरीब मरते रहेंगे ना, जब तक मैं और आप मरते रहेंगे, तब तक किसी को ख्याल नहीं आएगा कि पाकिस्तान में दरियाओं में तजावुज़ात नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान में डैम्स होने चाहिए, पाकिस्तान में पानी को प्रिजर्व करने के लिए कोई छोटी नहरें, कोई छोटी झीलें, कोई तालाब, कोई ना कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पर ये तूफ़ानी पानियों को, दरियाओं के साथ साथ आने वाले पानी को किसी और रिजर्वायर में सिर्फ पानी को स्टोर किया जा सके। ये डैम जितने पैसे भी नहीं लगते, ये बनता भी डैम जितनी मुद्दत में नहीं है, जल्दी बन जाता है। ये वाला काम ये हो सकता है और इससे हम आइंदा साल 2 सालों में ही अपने ना सिर्फ ये कि हम इस पानी को प्रिजर्व कर सकते हैं और मुश्किल वक्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ये भी इसका फ़ायदा होगा कि ये सैलाबों से भी हम कुछ बचत हो जाएगी। ये एक तरीका है और ये कब होगा, ये तक नहीं होगा जब तक मैं और आप मरते रहेंगे, अल्लाह ना करे। लेकिन बहरहाल अगर कोई बहुत ताकतवर लोग इस सैलाबों में डूबकर वैसे ही खसो खाशाक की तरह बह जाए जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बहुत से लोग इन सैलाबों में बहकर अपनी जानें खो चुके हैं, जैसे इनका माल असबाब जानवर बह गए हैं, वैसे ही किसी ताकतवरों का भी माल असबाब बह जाए तो उसके बाद ये होगा कि धड़ाधड़ आप देखेंगे रातों रात पाकिस्तान के हर दरिया के साथ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो जाएंगे जिनमें पानी को स्टोर किया जा सकेगा और इन सैलाबों की शिद्दत कम हो सकेगी। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका वही है जो अडियाला जेल का मकीन आपको सुबह दोपहर शाम बताता होता था कि बिलियन ट्री सुनामी, बहुत सारे दरख्त लगाओ, और उसकी अपनी पार्टी ने भी उसके तरीके को फॉलो नहीं किया, वो किसी और ही खेल तमाशों में लगी हुई है। वरना अगर इस मंसूबे को फॉलो किया जाता, बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए जाते, तो पानी का जो ज़ोर होता है, शिद्दत होती है, जो ताकत होती है, वो टूट जाती है। और दरख्तों की जड़ों में पानी को आम ज़मीन की निस्बत, ऐसी ज़मीन जहाँ दरख्त होते हैं वहाँ पानी ज़मीन के अंदर भी ज़्यादा जज्ब होता है और वो ताकत के साथ पहाड़ों से नीचे नहीं आ सकता, आराम आराम से चलता हुआ आता है, लोगों को टाइम मिल जाता है। वो जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, बुनेर में और सवात में और बाकी जो जगहों पे हमने देखा कि अचानक बाजोड़ में सैलाब आया और सब कुछ खा पी गया, वैसा नहीं होता, वक्त मिल जाता है।
तो ये दो ही तरीके हैं और इन दो तरीक़ों पे तब तक अमल होता बदकिस्मती से नज़र नहीं आता जब तक सिर्फ इन तब सैलाबों का, इन तूफ़ानों का शिकार मैं और आप होते रहेंगे। अगर कोई बहुत से ताकतवर लोग इस सिस्टम का शिकार हो जाएं, यानी कोई जज, कोई जर्नैल, कोई 22वें ग्रेड के अफसर, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई सियासतदान, कोई वज़ीर, कोई मशीर, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जब तक इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा उस वक़्त तक पाकिस्तान में कोई सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। हाँ, एक बात है कि अलीम खान साहब एक बड़े और ताकतवर आदमी हैं इस वक्त और सिस्टम को उनकी ज़रूरत है और उनकी एक सोसाइटी है, उनका बहुत सा माशी नुकसान हुआ है, उनकी पूरे पाकिस्तान में बिस्ती भी बहुत हुई है और अब आगे इस पानी ने समुद्र में जाना है और कराची जाना है, तो हो सकता है DHA के वो फेज़ जो समुद्र में बन गए हैं वो भी इससे मुतासिर हों। तो यूँ हो सकता है कि ये सैलाब जो 2025 का है ये थोड़ा बहुत रियलाइज़ करवा दे ताकतवरों को कि वो थोड़े से बेशर्म नहीं है, बहुत बेशर्म है, लेकिन कोई ज़्यादा इसका चांस फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा कि किसी को शर्म आएगी।